पहली बात क्या याद रखनी है, मैग्नेट में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ये किस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकल, इनसे बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप देखोगे कि इस मैग्नेट के पास में रखने से ये मैग्नेटाइज होकर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास है, इसका मतलब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। मोटी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पतली मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कम होगी। जब भी आप बार मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर काटोगे तब पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, बस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा। तो जो नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है कि जो मैग्नेट है वो आखिर होता क्या है। देखो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स। एक दिन वो क्या कर रहे थे, एक आइलैंड के ऊपर घूम रहे थे। आइलैंड का नाम था मैग्नीशिया। जो फिलोसफर है उसका नाम क्या है? थेल्स। और वो एक दिन क्या कर रहे थे, किसी एक आइलैंड के ऊपर घूम रहे थे जिसका नाम क्या है? मैग्नीशिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके जो शूज है जिसमें लोहे की कीलें लगी हुई है, जूते के अंदर, जूते बनाने के लिए जो लोहे की कीलें लगाते थे पहले, तो उस टाइप से उनके शूज थे जिसमें लोहे की कीलें लगी हुई थी। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ये इस जगह के ऊपर, इस आइलैंड के ऊपर चल रहे हैं तो उनके जो शूज है वो वहां पे चिपकना स्टार्ट हो गए। यानी कि उनकी शूज में जो लोहे की कीलें लगी हुई थी, जो नेल्स लगी हुई थी, वो वहां पे किसी चीज से अट्रैक्ट हो रही थी। तो वो उस मटेरियल को, उस जगह के उस मटेरियल को अपने साथ ले आए और नाम याद रखने के लिए उन्होंने उसका नाम रखा, मैग्नीशिया से लेके आए थे इसलिए उसका नाम रखा मैग्नेटाइट। क्या नाम रखा? मैग्नेटाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4, जो कि आयरन का एक ऑक्साइड होता है और इसी को आज हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। तो थेल्स नाम के जो फिलोसफर थे, जब वो इस आइलैंड के ऊपर घूम रहे थे तो उनके जो शूज हैं जिसमें लोहे की कीलें लगी हुई हैं वो अचानक वहां पे चिपकना स्टार्ट हो गए, जिससे उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे जो मटेरियल है ये कुछ स्पेशल टाइप का मटेरियल है जो आयरन से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस जगह के नाम से, है ना, उन्होंने उस मटेरियल का नाम रख दिया मैग्नेटाइट, क्योंकि मैग्नीशिया से लेके आए थे। और उस मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है, Fe3O4। और इसी को हम मैग्नेटाइट को ही हम आज क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अच्छा जी। तो इसमें ये जो मैग्नेट होता है ये एक्चुअल में क्या चीज है? इसका केमिकल फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe3O4, मतलब ये आयरन का एक ऑक्साइड होता है। ठीक है जी, ये पहली बात पता चली। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है मैग्नेट में जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली, जैसे आपके पास में कोई बार मैग्नेट है, बार की शेप में जो मैग्नेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। अगर आप इसको धागे से बांध के लटकाते हो तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। जो सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो साउथ की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। मैग्नेट का जो सिरा नॉर्थ की तरफ होगा, ज्योग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ होगा उस डायरेक्शन में इस मैग्नेट का जो सिरा चला जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जो सिरा साउथ डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। ये चीज समझ में आई क्या? पहली बात क्या याद रखनी है, मैग्नेट में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ये किस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकल, इनसे बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और कौन सी चीजें बताई मैंने? आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील, इनसे बनी हुई चीजों को अपनी तरफ क्या करेगा? मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। कौन सी प्रॉपर्टी? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप जब भी आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, फ्रीली लटकाओगे, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग अरेंज हो जाएगी। उसका जो सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाए, ये नॉर्थ क्या है?
ज्योग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है ना वो है, तो उधर जो सिरा चला जाएगा मैग्नेट का उसको क्या बोल देना है, नॉर्थ पोल। जो सिरा साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा उसको क्या बोल देना है, साउथ पोल बोल देना है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग मैग्नेट के बारे में मतलब मोटे तौर पे हम जानते हैं कि ये कुछ चीजों को अट्रैक्ट करता है और इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी होती है जिसकी वजह से हम इसको कंपास में यूज करते हैं। कंपास होता है ना डायरेक्शन बताने के लिए जो यूज किया जाता है, तो उसमें हम एक छोटी सी मैग्नेट को यूज करते हैं जो कि एक निडल की शेप में होती है, उसको मैग्नेटिक निडल बोला जाता है। ठीक है, अब नेचर के अंदर जो मैग्नेट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, पत्थर के जैसा। कैसा दिखेगा, इस टाइप का पत्थर के जैसा दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, है ना। ये है नेचुरल मैग्नेट जिसका केमिकल फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया Fe3O4। लेकिन आप मैग्नेट बना भी सकते हो, मैग्नेट को बनाया भी जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टील को मैग्नेटाइज करके, स्टील को एक हाई मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइज करते हैं जिससे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है और उससे हम अलग अलग शेप की मैग्नेट बना सकते हैं। बार की शेप में जो मैग्नेट होती है उसको बार मैग्नेट बोलते हैं, रिंग की शेप में जो मैग्नेट होती है उसको रिंग मैग्नेट बोलते हैं। ऐसे ये डिस्क मैग्नेट हो गई, ये मैग्नेटिक निडल हो गई जो कंपास में यूज करते हैं, ये यू शेप की मैग्नेट हो गई जिसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, है ना। घोड़े की जो नाल होते हैं ना उसके जो खुर होते हैं उनको घिसने से बचाने के लिए क्या होता है, ऐसे यू शेप की एक नाल लगा देते हैं। घोड़े के जो खुर होते हैं ना, पैर होते हैं उसके नीचे, तो उससे क्या होता है पथरीली जमीन पे उसके खुर घिसते नहीं है। तो ये यू शेप की मैग्नेट है, इसको हम हॉर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है सब, ये तो है नेचुरल मैग्नेट जो नेचर के अंदर आपको मिलेगा, इस टाइप का सा दिखता है ये, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है Fe3O4। और ये कौन सा मैग्नेट है, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो हम अकॉर्डिंग टू यूज बनाते हैं, हमें जैसा यूज चाहिए होता है हम उस टाइप की मैग्नेट बना लेते हैं। ठीक है, किससे बनाई जाती है, स्टील से बनाई जाती है। स्टील ही क्यों यूज करते हैं ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे चैप्टर के। स्टील की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एक बार मैग्नेटाइज होकर, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होकर फिर डीमैग्नेटाइज नहीं होता आसानी से। अगर इसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया स्टील को तो वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, जिससे वो मैग्नेट लंबे टाइम तक सेफ रहेगी। मतलब उसका जो मैग्नेटिज्म है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, ये इसकी खास बात होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बार मैग्नेट के बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। इसके बारे में पढ़ना है, बार मैग्नेट के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करना है। बार की शेप में जो मैग्नेट होती है इस टाइप से, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। इसमें दो पोल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली लटकाओगे तो उसका जो सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा उसको क्या बोलना है, नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक है, और जो सिरा साउथ की तरफ चला जाएगा उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और मैग्नेट की सबसे ज्यादा जो ताकत होती है ना वो इन्हीं पोल्स के ऊपर होती है। मैग्नेट की जो सबसे ज्यादा ताकत होगी, अट्रैक्शन की जो सबसे ज्यादा पावर होगी वो कहां पे होगी, इन किनारों पे होगी, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोल रहे हैं। इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो आप। आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके ऊपर आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल देने हैं। फिर जैसे इस कार्डबोर्ड के नीचे आप मैग्नेट को रखोगे तो आप देखोगे कि जो आयरन के पार्टिकल्स है वो इस मैग्नेट के किनारों के ऊपर, ये जो किनारे हैं जिनको हम पोल बोल रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। देख रहे हो आप, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी या सबसे ज्यादा जो ताकत होगी मैग्नेट की वो कहां पे होगी, इसके किनारों पे होगी। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है हमको। ठीक है, आसान एकदम। ठीक, तो ये बार मैग्नेट के बारे में हो गया। बार मैग्नेट के लिए कुछ और टर्म्स भी आप याद रखो, जैसे बार मैग्नेट के दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसका भी एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। डाइपोल का मतलब दो पोल। मैग्नेट में हमेशा दो पोल दिखेंगे आपको, अकेला एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट में हमेशा कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसलिए इसको मैग्नेटिक डायपोल भी बोलते हैं। मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि इसमें दो पोल है ना। तो ये जो लाइन है जो दोनों पोल्स को ज्वाइन कर रही है, इसका नाम क्या रख दिया हमने, हमने रखा इसका नाम डायपोल एक्सिस। और इस मैग्नेटिक डायपोल के सेंटर से पास होने वाली इस डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका नाम रखा जाएगा इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल
एक्सिस बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द मैग्नेट हो गया, ठीक। कोई भी मैग्नेट हो उसकी जो लेंथ है उसको नॉर्मली हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2L लिखेंगे उसको, यानी कि हाफ लेंथ कितनी हो गई मैग्नेट की? L। मैग्नेट के दोनों सिरों के बीच में जो टोटल लंबाई है उसको क्या बोलना है? बोलो, 2L बोलना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करते टाइम पे जितनी भी डिस्टेंस वगैरह है वो हमेशा हम मैग्नेट के सेंटर से मेजर करते हैं। कोई भी डिस्टेंस पता करनी है ना, जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पता करना है चारों तरफ, तो जो डिस्टेंस होगी पॉइंट की जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो कहां से मेजर की जाएगी? सेंटर ऑफ द डायपोल से। तो सेंटर से अगर किसी भी एक पोल की डिस्टेंस बतानी हो तो हम इजीली क्या बता सकते हैं यहाँ पे? L, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान रखी है? 2L, तो हाफ डिस्टेंस क्या हो गई? L हो गई। इस तरीके से बता सकते हो इजीली। आया समझ में? तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दोनों पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन का नाम क्या होता है? डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन का नाम क्या होता है? इक्वेटोरियल एक्सिस। फिर दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 2L। हाफ डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? L, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं बार मैग्नेट के बारे में, क्योंकि बार मैग्नेट को आपको डिटेल में स्टडी करना है। बार की शेप में जो मैग्नेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि कोई भी बार मैग्नेट हो, अगर दो मैग्नेट्स को आप पास पास लेके आते हो और उनके लाइक पोल्स को पास पास लेके आ रहे हो, कौन से पोल्स को? सेम टाइप के, लाइक मतलब एक जैसे। साउथ पोल के पास में लाओगे तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अगर आप किसी मैग्नेट के अनलाइक पोल्स को यानी कि अपोजिट पोल्स को पास पास लेके आते हो तो उनमें आपको हमेशा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो लाइक पोल हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। याद रखना है, ठीक है। मैग्नेट की सबसे ज्यादा ताकत कहां होती है? इसकी किनारों पे होती है, याद रखना है। तो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं यहां पे इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर। इन किनारों पे मैग्नेट की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली लटकाओगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? इससे डायरेक्शन भी पता कर सकते हो। जैसे ये कोई बार मैग्नेट है, इसको आपने धागे से बांध के लटकाया तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये पॉइंट करेगी, जिससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को तोड़ देते हो, टुकड़े कर देते हो, तो हर एक जो टुकड़ा होगा वो वापस से नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट कर लेगा। जैसे एक मैग्नेट है आपके पास, आपने सोचा इसको बीच में से तोड़ के नॉर्थ पोल को अलग कर देते हैं और साउथ पोल को अलग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते भाई। अगर इधर नॉर्थ पोल चला गया, इधर साउथ पोल चला गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। यानी कि अकेला पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन एग्जिस्ट नहीं करता? अकेला पोल, यानी कि मोनोपोल। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब मैग्नेट हमेशा डायपोल की फॉर्म में मिलेगी, दोनों पोल एक साथ मिलेंगे इसमें। अगली प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी मैग्नेट के पास में कोई भी आयरन, कोबाल्ट, निकल या स्टील से बना हुआ ऑब्जेक्ट रख देते हो, है ना, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, स्टील, कोबाल्ट वगैरह रख देते हो। मान लो आयरन का एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आप देखोगे कि इस मैग्नेट के पास में रखने से ये मैग्नेटाइज होकर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास एक मैग्नेट होते है, उससे आप कोई कॉइन चिपका देते हो या कोई निडल वगैरह चिपका के छोड़ देते हो। थोड़े टाइम बाद में उसको उतारते हो, निडल को, जो कि आयरन या स्टील की बनी हुई है, और उसको किसी दूसरी आयरन की किसी चीज के पास लेके जाते हो तो वो उससे चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो निडल है, वो जो आयरन का ऑब्जेक्ट है, वो मैग्नेटाइज हो चुका है। क्या हो चुका है? मैग्नेटाइज। यानी कि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेट के क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो इस मटेरियल को क्या कर सकता है? दूर से ही मैग्नेटाइज कर सकता है। आपको जरूरी नहीं कि आप इसको टच करके रखो, चिपका के रखो। अगर आप किसी मैग्नेट के पास में भी कोई कॉइन रख दोगे लंबे टाइम तक,
या कोई निडल रख दोगे तो वो पास में रखने से ही मैग्नेटाइज होकर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट। कौन सी प्रॉपर्टी? इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी? इंडक्टिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? ठीक है, मेन प्रॉपर्टी क्या है? लाइक पोल हमेशा रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेट को जब भी आप फ्रीली लटकाओगे तो एक सिरा नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, एक सिरा साउथ की तरफ चला जाएगा। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं, डायरेक्शन बताने वाली प्रॉपर्टी। पुराने जो जहाज चलाने वाले होते थे समुद्र के अंदर, वो एक कंपास यूज करते थे जिससे वो डायरेक्शन पता करते थे। उस कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडल ही होती थी। आजकल तो बहुत सारे नेविगेशन के सिस्टम आ गए, रडार वगैरह, तो पहले यही होता था, कंपास से डायरेक्शन पता करते थे। ठीक है, और मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वहां पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा ताकत कहाँ पे होगी? इन किनारों पे होगी, जिनको हम पोल्स बोलते हैं। मैग्नेट को तोड़ दोगे तो इसके जो टुकड़े हैं वो वापस से नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट कर लेते हैं। इसका मतलब मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बताई? इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ये इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पूछते हैं एग्जाम में। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है मैग्नेट के पास पे किसी भी आयरन, कोबाल्ट, निकल या स्टील से बनी हुई चीज को रखने से, उसका पास में रखने से ही मैग्नेटाइज हो जाना क्या बोला जाता है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव का मतलब होता है बिना किसी कॉन्टेक्ट के दूर से किसी चीज को मैग्नेटाइज कर देना एक तरह से, या किसी इफेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में दूर से ही ट्रांसफर कर देना बिना किसी कॉन्टेक्ट के। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। आई बातें समझ में? ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको बोला जाता है? तो किसी भी करंट कैरिंग वायर या किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन जहां पे अगर आप किसी भी दूसरी मैग्नेट को लेके आओगे या किसी भी करंट कैरिंग वायर को लेके आओगे तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो उस स्पेस को, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अगर आप इस वायर के चारों तरफ अगर कहीं भी एक कंपास लेके आते हो या कोई भी दूसरा करंट कैरिंग वायर लेके आते हो तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। इसी तरीके से मैग्नेट के पास में दूसरा कोई मैग्नेट या कंपास लेके आते हो तो उसके ऊपर भी मैग्नेटिक निडल पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। इसका मतलब इस मैग्नेट के चारों तरफ या इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या है? इसका मैग्नेटिक फील्ड है। फील्ड उस रीजन को बोला जाता है जहां पे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल है एकदम। इसके बाद में आता है फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको एक डायग्राम बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। और जिन लाइंस को आप उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं उनको? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? तो किसी भी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको डायग्राम की फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, किसकी फॉर्म में? डायग्राम की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस को यूज करते हैं। रियल में नहीं होती है। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ ऐसी कोई लाइनें आपको दिखाई नहीं देंगी। ये सिर्फ हम डायग्राम से समझाने के लिए किसी दूसरे को कि भाई इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन वगैरह या मैग्नेट्यूड वगैरह बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का हम कुछ इमेजिनरी लाइंस को यूज करेंगे। और उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार भी लगा लेना इसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी यह है कि कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, उसकी किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, जैसे इस पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, तो वो टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट समझते हो ना, कोई भी कर्व्ड लाइन होती है तो उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे सरफेस को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो वो टेंजेंट हमेशा किसकी डायरेक्शन बताएगा? इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को
रिप्रेजेंट करेगा। पहली प्रॉपर्टी है ये। दूसरी प्रॉपर्टी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनको काटते हुए दिखा दिया मैंने। क्या गड़बड़ है इसके अंदर? तो गड़बड़ ये है कि पहली लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर आएगा, इधर जा रही है नहीं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो टेंजेंट की डायरेक्शन इधर आएगी। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखो, दो दो डायरेक्शन आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये डायग्राम क्या हो गया? गलत हो गया। काटते हुए नहीं दिखाना कभी भी। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटेंगी, याद रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी मतलब कि ऐसे ब्रेक नहीं होती, ऐसे सडनली ब्रेक नहीं होंगी कि पहले आपने ड्रॉ कर दी फिर उनको छोड़ दिया फिर वापस से ड्रॉ कर दिया, ऐसे नहीं। कंटिन्यूअस कर्व होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब जैसे अगर एक पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे कंटिन्यूअस चलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे ड्रॉ कर दो कभी, ये गलत डायग्राम है। डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, बीच बीच में टूट गई है। तो ये कंटिन्यूअस कर्व होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है और हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में मिलेंगी आपको। किस फॉर्म में मिलेंगी? क्लोज लूप। याद करो, जैसे कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे क्लोज लूप की फॉर्म में दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप की फॉर्म में दिखेंगी आपको। कैसे दिखेंगी? क्लोज लूप की फॉर्म में दिखेंगी, याद रखना है, ठीक है। अगर आपको बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे आपके पास में कोई बार मैग्नेट है सपोज करो, और उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे ये कोई बार मैग्नेट है, तो याद रखो कि बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। किधर से किधर होंगी? मैग्नेट के बाहर किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अंदर किधर होंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तभी तो क्लोज लूप बनेगा, बंद लूप बनना चाहिए ऐसा। तो यहां से चली और इधर से होते हुए वापस आ गई। ऐसे ही और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। सबकी सब क्या होंगी? नॉर्थ पोल से आउटवर्ड, साउथ पोल से इनवर्ड। आया क्या समझ में? मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा किधर से किधर होती है? बताओ। साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैग्नेट के बाहर किधर होती है? मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। बोलो याद रहेगा क्या? आसान एकदम। तो मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है, ऐसा भी बोल सकते हो। साउथ पोल के लिए इनवर्ड होती है, और नॉर्थ पोल से हमेशा बाहर की तरफ जाएंगी और साउथ पोल के ऊपर एंड होंगी, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होंगी। मैग्नेट के बाहर तो किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर किधर है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। और एक क्लोज लूप बनाएंगे हमेशा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी आप मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे है तो वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब हर जगह सेम है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, कहीं पे पास पास कहीं पे दूर दूर, तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी वहां पे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी, जहां पे ये दूर दूर होंगी वहां पे ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहां पे है? पी पॉइंट पे। कम कहां पे है? क्यू पॉइंट पे। कैसे पता चला? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी देखो। डेंसिटी मतलब कहां पे ज्यादा डेंस है, कहां पे ज्यादा पास पास है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास है, इसका मतलब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, इसका मतलब क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर दूर दूर है तो वो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। कम मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेंगी। इस तरीके से बताना है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताना है तब तो एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और बराबर दूरी पे होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो जहां पे ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा
पास पास होंगी, जहां पे कम होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा दूर दूर होंगी। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। बोलो आया क्या समझ में? आसान है एकदम, बोलो। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सारी, ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है फिर मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जैसे आपके पास कोई भी मैग्नेट है, अब उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बताओगी किसी को? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, आपके पास एक दूसरी मैग्नेट है वो वीक मैग्नेट है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है कौन सी वीक मैग्नेट है? तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं और इसको हम कैपिटल एम के सिंबल से डिनोट करते हैं। कोई भी बार मैग्नेट हो उसके दो पोल होते हैं, ये आपको पता ही है। दोनों पोल की स्ट्रेंथ हमेशा बराबर होती है किसी भी बार मैग्नेट के अंदर। बार मैग्नेट के अंदर दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ क्या होगी? हमेशा बराबर। ऐसा नहीं होगा कि एक पोल ज्यादा पावरफुल है एक पोल कम पावरफुल है, ऐसा नहीं। दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर होती है। तो ये जो मैंने स्मॉल एम लिखा है ये क्या चीज है? ये है पोल स्ट्रेंथ। किसको बता रहा है? ये पोल स्ट्रेंथ को बता रहा है। किसी भी मैग्नेट के पोल्स की स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम स्मॉल एम का सिंबल यूज करेंगे और इस स्मॉल एम को क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। दोनों जो पोल्स हैं उनके बीच की दूरी को हम नॉर्मली 2l लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलो? 2l लिखते हैं। अगर किसी भी बार मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ को आप उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन द पोल से। दोनों पोल के बीच की जो सीधी डिस्टेंस है यानी कि 2l, उससे मल्टीप्लाई कर दो पोल स्ट्रेंथ को, तो अपने पास क्या आ गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। क्या चीज है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? तो ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मैग्नेट की स्ट्रेंथ, कि वो कितना पावरफुल मैग्नेट है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से पता चलेगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसकी हमेशा एक डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? याद रखना है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जैसे यहां पे अगर मैं दिखाऊं तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? बोलो, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। आसान एकदम। तो क्या क्या चीजें पता चली यहां पे? पहली चीज, मैग्नेट में दो पोल होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ हमेशा बराबर होती है, जिसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। पोल स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? ये भी याद रखो। ये जो पोल्स की स्ट्रेंथ है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है बार मैग्नेट के। जैसे पतली सी मैग्नेट है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, मोटी मैग्नेट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है उस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मोटी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पतली मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कम होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उतना ही पोल स्ट्रेंथ ज्यादा। जैसे इसे डबल मोटाई की कोई भी मैग्नेट है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इससे डबल होगी। फिर आ गया समझ में? अगर इस बार मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसकी कंपैरिजन में किसी मैग्नेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 गुना है, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 गुना है तो उससे क्या होगा? उससे पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, एनी डाउट? चलें आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके फॉर्मूले बताऊंगा। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल के बारे में यानी कि बार मैग्नेट के बारे में। तो उन दोनों में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिससिमिलरिटी आपको नजर आएंगी। आपको नजर आएगा कि कुछ चीजें सेम है, दोनों में सेम टाइप की सी है और कुछ चीजें उनमें थोड़ी अलग है। तो आपको क्या करना है कि उनकी जो सिमिलरिटीज हैं उसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली आपको बना लेने हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिक डायपोल है आपको पता है उसमें दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पता है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है?
एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करते हैं वो किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्यू लिख देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको माइनस क्यू लिख देते हैं। ऐसे ही मैग्नेट के अंदर क्या होगा, मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है क्या? एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल से अंदर की तरफ होता है। ऐसा ही कुछ होता है क्या? ऐसे ही होता है ना। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको P से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। 2A का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ऐसी मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 2L लिखते हैं और इसकी पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m लिखते हैं। तो इसके लिए भी तो एक टर्म बताई हमने, जैसे इसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताया, ऐसे इसके लिए क्या चीज बताई थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फॉर्मूला क्या होगा उसका, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। देखो यहाँ पे जो चार्ज था है ना, उसकी जगह कौन आ गया, पोल स्ट्रेंथ आ गई। स्मॉल m का मतलब पोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह कौन आ गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस है, इसको 2A लिखते हैं, उसको 2L लिख दिया। चाहो तो इसको भी 2A लिख दो, उसको भी 2A लिख दो, या इसको भी 2L लिख दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज, पहला फॉर्मूला याद रहेगा। एक चीज और देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन से पोल से बाहर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर जा रही है। कौन से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज से। इधर देखो कौन से पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, नॉर्थ पोल से। इसका मतलब जो काम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का है वही काम यहाँ पे नॉर्थ पोल का होगा। तो नॉर्थ पोल किसके इक्विवेलेंट हुआ, पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट हुआ। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड है, इधर साउथ पोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड दिखा रखी है हमने ऐसे। तो इसका मतलब साउथ पोल किसके इक्विवेलेंट है, नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है। याद रखने वाला पॉइंट है, काम आएगा आगे। नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट हुआ और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट हुआ, है ना। दूसरा फॉर्मूला, ये तो पहला ही फॉर्मूला बताया दोनों के लिए। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, कोई भी चार्ज हो, अगर दो चार्जेस को पास पास रखते हो आप, जैसे ये दो चार्ज मैंने पास पास रख दिए Q1 और Q2, r दूरी पे रख दिया इनको, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कूलाम्ब्स लॉ बोलते हैं इसको। ऐसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी कूलाम्ब्स लॉ होता है। अगर आप दो मैग्नेट्स को पास पास रख देते हो, अगर ये दो मैग्नेट हैं, ये क्या है, दो मैग्नेट हैं अपने पास। पहली मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है m1, दूसरी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है m2, और ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है इनके बीच की दूरी है मान लो r। तो इन दोनों पोल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का फॉर्मूला होगा, देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो उसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट जो होता है μ0/4 पाई। चार्जेस की जगह कौन ले लेगा, यहाँ पे चार्ज की जगह क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ आ गई। क्या है पोल स्ट्रेंथ, m1 और m2। दूरी की जगह दूरी आएगी डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। आया समझ में, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखो, अब कोई भी चार्ज हो, अगर हमें उससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही बताओ, अगर आपके पास में कोई भी बार मैग्नेट दे रखी हो जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m हो, अगर इसके किसी भी पोल से r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, बोलो बताओ।
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जगह कौन आएगा? मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। चार्ज की जगह कौन आएगा? पोल स्ट्रेंथ आएगी इस मैग्नेट की, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बन गया ना फॉर्मूला, है ना आसान एकदम। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला और आप याद रख सकते हो, वो भी बढ़िया है। जैसे कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रख दिया हमने, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है हमेशा। ऐसे ही अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमने किसको रख दिया? एक बार मैग्नेट को रख दिया, तो बार मैग्नेट के ऊपर भी फोर्स लगेगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला तो आप कंपेयर करके बता सकते हो। चार्ज की जगह कौन आएगा? पोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन आएगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे बताओगे? वो है इंपॉर्टेंट। देखो पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा। तो पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट पोल कौन सा है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किधर लगेगा बोलो? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और साउथ पोल किसका इक्विवेलेंट है? नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि यहाँ पे साउथ पोल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इक्विवेलेंट है इसलिए इसके ऊपर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो आया क्या समझ में? आसान एकदम। ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे, नोट करो इनको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट। मतलब अगर एक बार मैग्नेट को आप बीच में से कट कर देते हो, दो तरीके से कट कर सकते हो। एक तो लेंथ के परपेंडिकुलर काट सकते हो, इसकी जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर काट दो, या लेंथ के अलोंग इसको बीच में से काट दो। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ पे और इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो आपको पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। देखो क्या फर्क पड़ेगा। मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? स्मॉल m। दोनों पोल्स के बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। आया समझ में? अब इसको बीच में से काटा हमने। अब दो तरीके से काट सकते हैं। पहला तरीका, लेंथ के परपेंडिकुलर काट दिया तो मैग्नेट क्या होगी? थोड़ी छोटी हो जाएगी, ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे इसके। कितने टुकड़े हो जाएंगे? दो टुकड़े हो जाएंगे। दोनों की लेंथ कितनी हो गई अब? L और L। इधर नॉर्थ पोल चला गया, इधर साउथ पोल। ऐसा ही होगा क्या? अगर इधर नॉर्थ पोल चला जाएगा तो क्या इधर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा? हाँ जी। अगर इधर साउथ पोल चला गया तो इधर ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, याद रखना है। अब ये जो मैग्नेट होती है इसकी पोल स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है? बताया था आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या यहाँ पे हम जब इसको बीच में से ऐसे काटेंगे, क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है? यहाँ पे देख के बताओ। क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले भी ए था, बाद में भी ए होगा, बस लेंथ ही तो छोटी हो रही है। इसका मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हुआ। जब तक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार मैग्नेट सेम रहेगा तब तक पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, ठीक है जी। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इन दोनों टुकड़ों का? m डैश बोल देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। किसी भी एक टुकड़े का देख लो, यही आएगा m इंटू एल, m इंटू एल। ये आ गया फॉर्मूला। तो पहले जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, क्या उतना ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? अब नहीं, पहले से हाफ हो गया। देखो पहले 2 भी आ रहा था मल्टीप्लाई में, अब 2 नहीं आ रहा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि अब जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो पहले का क्या हो गया? हाफ हो गया। याद रखना है कि जब भी आप लेंथ के परपेंडिकुलर बीच में से बार मैग्नेट को काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस, लेंथ के अलोंग काट दो इसको बीच में से, तो ऐसे पतली पतली दो मैग्नेट्स बन जाएंगी।
क्या बन जाएंगी? पतली पतली दो मैग्नेट्स बन जाएंगी, ऐसे बन गई ना दो मैग्नेट। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले जितना था उतना ही रहेगा या चेंज हो गया? हाफ हो गया ना, बीच में से काट दिया ऐसे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया a/2, a/2। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया तो पोल स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। बोलो आया क्या समझ में? क्या लेंथ पे कोई फर्क पड़ा? दोनों टुकड़ों की लेंथ वही है 2l, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? तो अब किसी भी एक टुकड़े का फाइंड करोगे ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। 2 से 2 कैंसिल, m डैश आ जाएगा m इंटू एल, यानी कि पहले जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था उससे हाफ आएगा, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? पहले से हाफ हो गया। पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो गई पहले से, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी हाफ हो गया। दोनों बातें समझ में आई क्या? जब भी आप बार मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर काटोगे तब पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, बस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर लेंथ के अलोंग काट दिया इसको तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा और पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी। याद रखना, ही इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है।